दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और आज की इस कहानी के बारे में अपनी राय वो भी कमेंट में लिखिएगा और कहां से आप वीडियो को देखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की ये कहानी पंजाब के जालंधर शहर से है। जालंधर में ही एक इलाका है जिसका की नाम है कटड़ा मोहल्ला और इसी कटड़ा मोहल्ला में एक रिंकू नाम का युवक रहता था। रिंकू के पिता का नाम प्रेमनाथ था। रिंकू शादीशुदा था और रिंकू अपने प्रेमनाथ के कारोबार को ही संभालता था। अब जैसे ही 12 मई 2017 के दिन की शुरुआत होती है तो सुबह से ही रिंकू के मन में किसी बात को लेकर चिंता बनी हुई थी। अब हर रोज की तरह रिंकू सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर वापस आकर फिर से अपने कमरे में चला जाता है और चिंता और परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही थी जिसकी किसी को घर में और खबर ही नहीं थी। सभी इस बात से अनजान थे कि रिंकू के मन में क्या चल रहा है। अब जैसे ही सुबह के 11 बजते हैं तो रिंकू हर रोज की तरह लंच बॉक्स लेकर बच्चों के स्कूल में जाता है और वहां उन्हें लंच देकर फिर से घर वापस आकर फिर से अपने कमरे में चला जाता है। उसके मन में किसी बड़ी अनहोनी होने की चिंता थी। और अब जब दोपहर का वक्त होता है बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी हो जाती है। अब जैसे ही बच्चे घर वापस आते हैं और अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही बच्चे खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पिता रिंकू की लाश पंखे से झूल रही होती है, जिसे देखने के बाद बच्चे जोर जोर से रोना और चीखना शुरू कर देते हैं। अब उनके रोने और चीखने की आवाजें जैसे ही रिंकू के पिता प्रेमनाथ के कानों में पड़ती हैं वो भी भागकर उस कमरे में आते हैं और अपने बेटे की लाश को पंखे से झूलता हुआ देखकर अपना दिल पकड़ लेते हैं और सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। और अब इनके रोने और चीखने की आवाजें जैसे ही बाहर तक जाती हैं तो बाहर से आस पड़ोस के लोग इनके घर में आ जाते हैं। वहां पे बहुत सी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी उस भीड़ में से एक युवक पुलिस को इस बात की खबर करता है। पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे ये घटना घटी है। तभी वहां के थाना प्रभारी जीवन सिंह, SI कुलविंदर सिंह, हवलदार जगदीश सिंह और एक महिला पुलिसकर्मी वीना रानी ये सभी उस मौका वारदात पे पहुंचते हैं। अब जैसे ही पुलिस उस कमरे में पहुंचती है दोस्तों पहली नजर में ही पुलिस को और लोगों को ये मामला आत्महत्या का लग रहा था, मगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग मर्डर करने के बाद लाश को हैंग कर देते हैं, टांग देते हैं ताकि उसे आत्महत्या का मामला बताया जा सके। अब पुलिस लाश को नीचे उतारती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अब पुलिस कमरे की तलाशी लेनी शुरू करती है कि अगर इसने सुसाइड की है तो कोई ना कोई सुसाइड नोट भी जरूर छोड़ा होगा। और तभी पुलिस को उस कमरे से एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है जिसपे कि रिंकू ने साफ साफ शब्दों में ये लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरी खुद की पत्नी ज्योति और उसका प्रेमी रजनीश है। अब जैसे ही पुलिस ये सुसाइड नोट पढ़ती है तो जो महिला पुलिसकर्मी होती हैं वीना रानी वो फौरन ज्योति को गिरफ्तार करती हैं और उसे थाने में ले जाया जाता है। और अब जैसे ही ज्योति से पूछताछ की जाती है तो ज्योति ये कहानी सुनाती है कि वो कटड़ा मोहल्ला में रहने वाले बलविंदर सिंह उर्फ रिंकू की पत्नी थी। रिंकू 4 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था और रिंकू के पिता प्रेमनाथ का एक टेंट हाउस का कारोबार था जिसे रिंकू ही संभालता था। रिंकू से ज्योति की शादी आज से 15 साल पहले यानी 2003 में हुई थी। ज्योति जम्मू की रहने वाली थी। शादी के बाद इनके घर 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। ज्योति बताती है कि शादी से पहले उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही बोल्ड मिजाज का था। उसे बिना रोक टोक कहीं भी आना जाना घूमना फिरना बहुत पसंद था। जंजीरों में जकड़े रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शादी के बाद
उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो 2 बच्चों की माँ भी थी और घर की बड़ी बहू होने के कारण उसके सिर के ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां थी और इन जिम्मेवारियों के कारण वो खुद को खूंटे से बंधे एक जानवर की तरह महसूस करती थी, क्योंकि उसे घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसीलिए उसने इस बात की चर्चा अपने पति रिंकू से भी कई बार की थी कि तुम मुझे कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है। मगर शायद रिंकू कारोबार या बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ज्योति को उतना घुमा फिरा नहीं पाता था, उतना समय नहीं दे पाता था जितना वो चाहती थी। अब ऐसे ही एक दिन ये पति पत्नी दोनों जब बाजार में घूमने के लिए जाते हैं, तब वहीं पे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शोरूम में चले जाते हैं। आपको बता दें कि ये शोरूम टांडा रोड पे ही स्थित था। अब जैसे ही ये इस ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं तो उस दिन ज्वेलरी के शोरूम का मालिक रजनीश भी वहीं पे मौजूद था। वहां पे बहुत सी लड़कियां भी काम कर रही थी। अब रजनीश की नज़र जैसे ही इस ज्योति पर पड़ती है, क्योंकि ज्योति बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो रजनीश का दिल इस ज्योति पर आ जाता है। अब उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि ये महिला शादीशुदा है, मगर वो इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहता था, उससे दोस्ती करनी चाहता था। इसीलिए वो उसके बारे में अब पता लगाना शुरू करता है। अब वो अपने एक दोस्त की ड्यूटी लगाता है कि तुम पता करो इस महिला के बारे में, क्या करती है, कहाँ रहती है। तभी उसका एक दोस्त जो कि कटरा बाजार में रहता था, वो ज्योति के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करता है। अब जानकारी इकट्ठी करने के बाद वो रजनीश के पास पहुंचता है। वो रजनीश को बताता है कि ज्योति कटरा मोहल्ला में रहती है, उसके पति का नाम रिंकू है, 2 बच्चों की माँ है और ज्योति बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्यालात की है, उसे घूमना फिरना बहुत ही पसंद है। और इस बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। अब जैसे ही ये बातें रजनीश सुनता है तो वो खुशी से झूम उठता है, उसके मन में घंटियां बजने लगती हैं। रजनीश अपने दोस्त को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी एक ऑफर ज्योति तक पहुंचा दो कि मेरे शोरूम में मुझे काम करने के लिए एक लड़की या एक महिला की ज़रूरत है, और अगर वो ये नौकरी करना चाहती है तो मेरे पास आकर कर सकती है। अब रजनीश का दोस्त ज्योति के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शोरूम में काम करने के लिए एक महिला की ज़रूरत है, अगर तुम ये नौकरी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। अब जैसे ही ये बात ज्योति सुनती है तो वो खुशी से झूम उठती है। वो सोचती है कि अगर मैं शोरूम में काम करने लगूंगी तो मेरा घर से निकलना भी आसान हो जाएगा, मुझे घूमने फिरने को मिलेगा। अब ज्योति अगले दिन ही उस शोरूम में पहुंच जाती है। अब रजनीश उसका एक इंटरव्यू लेता है। आपको बता दें कि वो इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का था। दरअसल रजनीश तो चाहता ही यही था कि ज्योति मेरे पास आकर काम करे। और अब ज्योति नौकरी करने लग जाती है और शोरूम में उसका आना जाना शुरू हो जाता है। पहले धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। अब ज्योति पूरी तरह से रजनीश के दिल में राज करने लगती है। ज्योति को भी रजनीश से बात करना अच्छा लगने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद ये कब संबंधों तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं और साथ में घूमना फिरना भी शुरू हो जाता है। अब रजनीश कभी ज्योति को डिनर के लिए लेकर जाता, कभी लंच के लिए लेकर जाता, कभी ऐसे ही घुमाने के लिए लेकर चला जाता। और इस तरह से इन लोगों को घूमता हुआ देखकर लोग भी बातें बनानी शुरू कर देते हैं कि ये रिंकू की पत्नी है, गैर मर्द के साथ कैसे घूम रही है। और अब ये बातें उड़ती उड़ती प्रेमनाथ के कानों में भी पड़ती हैं, तो वो बहुत नाराज होते हैं इस बात को लेकर कि घर की बड़ी बहू आखिर ऐसा क्यों कर रही है। और अब ये बात जैसे ही रिंकू के कानों में पड़ती है तो रिंकू पहली बार ज्योति को ये समझाता है कि तुम घर की बड़ी बहू हो, 2 बच्चों की माँ हो, तुम शादीशुदा महिला हो, तुम्हें ये सब चीजें, ये सब बातें करनी शोभा नहीं देती। मगर ज्योति जो कि एक दहलीज लांघ चुकी थी, वो रिंकू को उसकी बातों का उल्टा जवाब देती है। वो उसे कहती है कि मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं,
मुझे घर में बंधे रहना, बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर मैं किसी से हंसकर बात कर भी लेती हूँ तो इसमें समाज का जाता ही क्या है। अब रिंकू पहली बार ज्योति की इस तरह से बात करने के अंदाज से दुखी हो जाता है और उसके मन में ये बातें घर करने लग जाती हैं। दूसरी तरफ ज्योति और रजनीश के जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। अब रिंकू की पत्नी ज्योति एक दिन रिंकू के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत लाकर खड़ी कर देती है। दरअसल वो रजनीश का आना जाना अब घर में खुलवा देती है, जिसके कारण अब जिसका रिंकू विरोध करता है। अब क्योंकि रजनीश भी वहीं पे मौजूद था तो जैसे ही पति पत्नी में नोकझोंक होती है, रजनीश इन दोनों में दखल अंदाजी करता है और रिंकू की पिटाई कर देता है। अब ऐसे ही ये चीजें चल रही थी। वारदात से 6 महीने पहले रजनीश की बेटी पायल का जन्मदिन आता है और जन्मदिन की खुशी में ज्योति अपने घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। उस पार्टी में रजनीश भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, दखल अंदाजी करता है। प्रेमनाथ इस पार्टी में शिरकत नहीं करते, मगर रिंकू जो कि 2 बच्चियों का बाप भी था, उसे इस पार्टी में ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अब रजनीश को लेकर फिर से पति पत्नी में नोकझोंक हो जाती है। रजनीश फिर से दखल अंदाजी करता है और वो फिर से रिंकू की पिटाई कर देता है। अब एक पत्नी अपने पति को अपने प्रेमी से पिटवा रही थी। अब इससे 2 दिन बाद ही ज्योति घर छोड़कर एक किराए के कमरे में मखदूमपुर में रहने लगती है। अब इससे दुखी होकर रिंकू 5 नंबर डिवीजन में पुलिस में ये शिकायत करने के लिए जाता है कि एक व्यक्ति मेरी पत्नी को बहला फुसला कर घर से ले गया है और उसे किराए के कमरे में रख रहा है। मगर पुलिस इसकी बात को अनसुना कर देती है और कोई भी कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जो रजनीश था उसके बड़े नेताओं के साथ ताल्लुकात थे। इसका ही वो रौब पुलिस को और रिंकू को दिखाता था। शायद पुलिस भी इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब रिंकू पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के पास जाकर इस बात की शिकायत करता है कि ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में ये चीजें चल रही हैं। अब जैसे ही पुलिस के बड़े आला अधिकारियों की नजर में ये मामला आता है तो पहली बार थाने में रजनीश को पुलिस बुलाती है और रजनीश अपने दल बल के साथ, अपने नेताओं के साथ थाने में पहुंचता है और वहां जाकर ये कहता है कि आज के बाद मैं इनकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। इतनी बात कहकर रजनीश वहां से चला जाता है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही रिंकू की पत्नी ज्योति रिंकू के घर पहुंचती है और उसे तलाक के कागज देते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी जिसकी कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए तुम मेरी बात मान लो और मुझे तलाक दे दो। रिंकू इस बात को लेकर इतना परेशान हो जाता है जितना वो अपनी पिटाई से नहीं हुआ था और बातों से नहीं हुआ था। लेकिन अब उसके मन में इस बात को लेकर इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है कि उसे और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता और वो आत्महत्या का रास्ता चुन लेता है। रिंकू तो दोस्तों इस दुनिया से चला जाता है, ज्योति को जेल हो जाती है, मगर उन बच्चियों का क्या कसूर, उन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो दोस्तों, जिंदगी में हमारी में कभी भी कोई भी मसला आ जाए, लेकिन हमें आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, बल्कि समस्याओं का सामना हमें डट कर करना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं हमें उस समस्या से बचाने के लिए। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आज की कहानी आपको कैसी लगी। और इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।